हमारे देश में गोरा या अंग्रेज या फिरंगी तीनों शब्दों का आमतौर पर एक ही मतलब होता है, विदेशी। लेकिन अगर आप देखें तो गोरा का मतलब वो है जो कि देखने में गोरा हो और अंग्रेज का मतलब जो कि अंग्रेजी बोलता हो, यानी 3 गुना लगा देगा। लेकिन ये फिरंगी शब्द का ऐसा कोई मतलब सीधा तो दिखता है नहीं। तो ये शब्द आया कहां से? इसका जवाब है कि ये शब्द आया तमिल भाषा से, जहां विदेशियों को परांगी कहते थे। लेकिन मुगलों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। तो अंग्रेजों, पुर्तगालियों और स्पेनिश जैसे यूरोपीय लोगों के आने के बाद ही फिरंगी शब्द क्यों फैला और तमिल से निकलकर यह शब्द पूरे भारत में कैसे फैल गया? असल में यह कहानी शुरू होती है थोड़ा और पहले, साल 1498 में, जब पुर्तगाल का यात्री या डिस्कवरर वास्को डिगामा भारत आया और उसके बाद भारत में यूरोपीय लोगों का आना शुरू हुआ। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे न केवल ये शब्द पूरे भारत में फैल गया, बल्कि एक समय तो लोग परांगी या फिरंगियों से दूर भागने लगे। तो हुआ यह कि 16वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी बीमारी फैली जो कि इस देश ने कभी नहीं देखी थी, और इस बीमारी का नाम दिया गया फिरंगी रोग। लेकिन ये बीमारी तेजी से फैली थी ब्रिटिश राज में, और मजे की बात है कि इस बीमारी ने भारत से ज्यादा असर दिखाया था यूरोप में। वहां तो इसकी वजह से इतिहास तक बदल गया। आज आपको ये पूरी कहानी जानने को मिलेगी कि कैसे फिरंगी रोग ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक तहलका मचा दिया था, कैसे इसकी वजह से को लेकर बहस शुरू हुई, इसमें लाल बाजार क्या है और लॉक हॉस्पिटल क्यों बनाने पड़े। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, साल 1498 में वास्को डिगामा के आने के बाद कुछ लोगों में एक बीमारी फैली। 1520 में आचार्य भाव मिश्र के आयुर्वेद पर लिखे ग्रंथ भाव प्रकाश में इसका जिक्र मिलता है। यह एक ऐसी भयानक बीमारी थी जिसका कोई मेंशन पुराने ग्रंथों जैसे कि चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता। हमारे देश के इतिहास में ऐसी किसी बीमारी का जिक्र नहीं मिलता जिसके लक्षण इस बीमारी से मिलते जुलते हो। खैर, आने के बाद से ये बीमारी काफी तेजी से फैलनी शुरू हुई और जल्दी ही ये पहुंच गई मुगल दरबार तक। अबुल फजल की आईने अकबरी में साल 1590 में बताया गया कि यह बीमारी मुगल दरबार तक पहुंच गई थी और कुछ दरबारी भी इसका शिकार थे। इस समय तक यह पता चलने लगा था कि यह असल में एक रोग है और इस बीमारी ने यूरोप को अपने कब्जे में पहले ही ले लिया था। 1590 में मुगल दरबार तक पहुंच चुकी सिफिलिस एक ट्रांसमिटेड डिजीज थी, ये तो पता चल चुका था, लेकिन करीब 200 साल तक यानी साल 1800 तक इसका असर कम लोगों तक था। फिर इस बीमारी ने फैलना शुरू किया और खासकर अंग्रेज सिपाहियों में यह बीमारी खूब फैली। एक समय पर हर 1000 सिपाही में से इस बीमारी के शिकार सिपाहियों की संख्या 550 तक थी। 1000 में से 550 यानी आधे से भी ज्यादा सिपाही बीमार और ना लड़ पाने की हालत में थे। लगभग यही हाल था गोवा में पुर्तगाली सेना का। तो सवाल है कि आखिर मुगल सल्तनत से लेकर ब्रिटिश राज के बीच ऐसा हुआ क्या? तो दोस्तों, जब अंग्रेज और दूसरी यूरोपीय ताकतें भारत में पैर फैला रही थी तो उनको सेना की जरूरत पड़ने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा सिपाही अपने देश में लाने लगे। अब उस समय तक पूरे यूरोप में ये बीमारी बुरी तरह से फैल चुकी थी। वहां पहले ये कहा गया था कि जब कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गया था तो वो इस बीमारी को अमेरिका से यूरोप लेकर आया था। लेकिन बाद में पता चला कि कोलंबस के अमेरिका जाने से पहले ही यूरोप में ये बीमारी मौजूद थी। खैर, जब ब्रिटेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने भारत के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया और उनके देशों के लोग यहाँ सैनिकों के तौर पर आकर रहना शुरू करते हैं, तो लंबे समय तक परिवार से दूर रहे इन सिपाहियों ने की भूख को पूरा करने के लिए वेश्यालयों में जाना शुरू किया। अब यह बीमारी वहां से निकलकर बाहर फैलने लगी। हालत ऐसी हो गई कि जब साल 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया, तब अंग्रेजों का सामना सिर्फ बंदूक लिए बागी हिंदुस्तानी सैनिकों, तोप और तलवार के साथ मुकाबला करने वाले राजे रजवाड़ों से नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों के सामने सिर दर्द बनकर ये बीमारी खड़ी थी जिसने उन्हें परेशान कर रखा था। ये बीमारी एक ऐसा धीमा जहर थी जो ब्रिटिश सेना में फैल चुकी थी। 19वीं सदी के मेडिकल रिपोर्ट्स और ब्रिटिश अभिलेखों में साफ लिखा है कि ब्रिटिश सैनिकों में बड़ी संख्या में इस बीमारी के मामले दर्ज किए गए थे। 1857 के विद्रोह में 2,32,000 सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी से तैनात थे, जिसमें से ज्यादातर लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। अब अंग्रेज हुक्मरानों की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने अपने कैंटोनमेंट में, जहां उनकी सेना रहती थी, वहां पर चकले यानी वेश्यालय बनाने शुरू किए गए, जिनको नाम दिया गया लाल बाजार का। इन लाल बाजारों में धंधा करने के पहले वेश्याओं की मेडिकल जांच होती थी और जिनको बीमारी से फ्री पाया जाता था उनको ही लाल बाजार में काम करने की परमिशन मिलती थी।
जांच में बीमारी से मुक्त पाए जाने वाली लड़कियों को लाल कुर्ती कहा जाता था। इसी सिलसिले में साल 1868 में एक कानून भी बनाया गया था। लेकिन ब्रिटिश यहीं तक नहीं रुके, क्योंकि तब तक सिफिलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया, जिसमें एक अस्पताल बनाया गया। इस हॉस्पिटल को लॉक हॉस्पिटल का नाम दिया गया। जिस किसी भी लाल कुर्ती वाली को इन्फेक्शन हो जाता, उसे इस लॉक हॉस्पिटल में 9 महीनों तक रहना पड़ता, जिससे वो सिपाहियों को ये बीमारी ना फैला सके। ज्यादातर यहाँ इलाज के दौरान मौत हो जाती थी। ये इलाज हफ्तों या महीनों या कई बार सालों तक भी चल सकता था। यूरोप के लोग सिफिलिस के इलाज के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे, जैसे कि मरीजों को पारे यानी मरकरी के मलहम लगाए जाते थे, या उन्हें भाप से ट्रीटमेंट दिया जाता था। हालांकि मरकरी जहरीला होता था, जिसके चलते कई बार इन्फेक्शन के चलते पेशेंट की मौत हो जाती थी। लेकिन 19वीं सदी तक यही इलाज अंग्रेजों के पास मौजूद था। जो इंडियंस लॉक हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, उन्हें इंडियन तौर तरीकों से ठीक करने की कोशिश की जाती थी, जैसे कि गंधक यानी सल्फर, त्रिफला और ताम्र भस्म का उपयोग किया जाता था। केसर और चंदन जैसी दूसरी आयुर्वेदिक औषधियों का भी इस्तेमाल सिफिलिस के लक्षणों का इलाज करने के लिए किया जाता था। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, और दूसरी तरफ जब कोई लाल कुर्ती कैंटोनमेंट से निकलकर बाहर अपना धंधा करती थी, तो बाहर भी ये बीमारी आम सिविलियन लोगों में तेजी से फैल जाती थी। लोगों में ये डर फैलने लगा था कि इस फिरंग बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। इसके बाद आया पहला वर्ल्ड वॉर, जहां पूरे यूरोप में हर देश की सेना इस बीमारी से जूझ रही थी। इसलिए इस बीमारी का इलाज ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऐसा ही एक चमत्कार होता है जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने पेनिसिलिन नाम की दवा की खोज की। अब यह भी एक गजब किस्सा है, क्योंकि हुआ ये कि फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने गलती से अपनी पेट्री डिश को खुला छोड़ दिया और उसमें लग गई फफूंद। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि जहां जहां पर भी फफूंद थी, वहां के बैक्टीरिया मर चुके थे। उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह फफूंदी पेनिसिलियम नोटाटम थी, जो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक पैदा कर रही थी। उन्होंने इसे पेनिसिलिन कहा, लेकिन फ्लेमिंग इसे दवा के रूप में डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि इसे प्योर रूप में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लगभग 10 साल बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने इसे शुद्ध करने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने इसे पहली बार चूहों पर टेस्ट किया और ये दवा कामयाब रही। इसके बाद 1943 में डॉक्टर ने इसे सिफिलिस के मरीजों पर टेस्ट किया और इससे मरीज ठीक भी होने लगे। इस दवा में इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम था और ये काफ़ी इफेक्टिव थी। इसीलिए 1950 तक पेनिसिलिन सिफिलिस के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी बीमारी की जिसने 500 सालों तक तबाही मचाई और कई सैनिकों को मरने पर मजबूर कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।